कॉमर्स जो महाराष्ट्र के व्यापार उद्योग की शिखर संस्था के रूप में पिछले 92 सालों से सफलतापूर्वक काम कर रही है। महाराष्ट्र के इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फाउंडेशन महाराष्ट्र चैम्बर ने रखा, ऐसा कहेंगे तो वो अनुचित नहीं होगा। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं महाराष्ट्र के गौरव और भारत के परिवहन तथा एमएसएमई मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी का मार्गदर्शन लेने के लिए। नितिन जी गडकरी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी छवि स्थापित की है। वैसे नितिन जी का कोई परिचय करके देना की आवश्यकता किसी को भी नहीं है, लेकिन आज के समारोह की औपचारिकता के रूप में मैं मंत्री जी का स्वागत भी करता हूं। और आज वैसे तो एमएसएमई के सेक्टर की सारी समस्याएं जितनी हमें नहीं पता होगी वो सारी मंत्री गडकरी साहब को पता है। और आज हम पहले तो उनका अभिनंदन करना चाहेंगे कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में सबसे ज्यादा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर को देने में गडकरी जी सफल हुए हैं। गडकरी जी ने 2 बड़ी अचीवमेंट्स हम सबके लिए दी है। एमएसएमई सेक्टर की लिमिट्स बढ़ाने के लिए उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, काफी सालों से वो विषय प्रलंबित था। पिछले वर्ष भी जब जीतो में हम मिले थे साहब को, तभी भी साहब ने कहा मैं बहुत जल्दी करने वाला, और वो भी उन्होंने किया। एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गडकरी जी ने, एमएसएमई का ड्यूज जो है गवर्नमेंट पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर्स के पास, वो 45 डेज में क्लियर करवाने का एक बहुत बड़ा निर्णय गडकरी जी साहब के कारण ही संभव हुआ है। इन सभी चीजों के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे तो समस्या हमारी बहुत है, हम साहब के सामने रखने का प्रयास भी करेंगे, हमारे पैनलिस्ट के माध्यम से भी रखेंगे, काफी सारी चीजें हम ईमेल के माध्यम से आई वो भी रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम सबसे इंपॉर्टेंटली गडकरी साहब से जानना चाहते हैं कि इस संकट की घड़ी से निकलने के लिए आपने बहुत सपोर्ट देने की भूमिका रखी है। आने वाले समय में हमें क्या करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन की भी हम हमेशा अपेक्षा करते हैं। पिछले 25 सालों से मैं गडकरी साहब से निरंतर मिलता रहा हूँ। महाराष्ट्र में जब मंत्री थे, जब ऑक्ट्राय के आंदोलन में सुरेश दादा के घर पे एक बहुत अच्छी मीटिंग हमारी हुई थी। साहब ने जिस तरह से उस विषय को हैंडल किया था, वो मैं आज भी नहीं भूला हूँ, और उन्हीं के कारण उस समय नगर पालिका की ऑक्ट्राय रिमूव हुई थी। बहुत अच्छे काम 4 सालों में किए, जो हम सोच नहीं सकते थे। ऐसा बॉम्बे पुणे का एक्सप्रेसवे सिर्फ गडकरी साहब के कारण ही हो पाया, जिसका लाभ पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को आज भी हो रहा है। ऐसे कई सारे उपलब्धियां है गडकरी साहब की, हम सब जानते हैं। आज भी भारत में रोज 30 किलोमीटर का नया हाईवे क्रिएट होता है, जो वैसे हमें असंभव दिखता था। ऐसी कई सारी बातें उनके माध्यम से हुई है। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं जब मारवाड़ी समाज का अध्यक्ष बना 2011 में, मेरे शपथ ग्रहण के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गडकरी जी नासिक में उपस्थित थे, और 10,000 लोगों की उस सभा में उनका भाषण जो हुआ था, वो आज भी लोग याद करते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष इतना बोल्डली भाषण कैसे कर सकता है। उन्होंने उनके भाषण में तब कहा था कि आप किसी भी पार्टी में जुड़िए, लेकिन राजनीति में आइए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की गरज है। उन्होंने व्यापार उद्योग के लिए कई सारे क्षेत्रों में हमें मदद की है। पूर्ति जैसे माध्यम से उन्होंने खुद एक अच्छा उदाहरण भारत के व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में स्थापित किया है। ऐसे शख्स का मार्गदर्शन मिलना, ये भी हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। महाराष्ट्र चैम्बर के इस प्लेटफॉर्म में जो वालचंद हिराचंद जैसे शख्सियत ने स्थापित की हुई संस्था है, आज हम गडकरी साहब को पाकर बहुत खुश हैं। वैसे तो महाराष्ट्र चैम्बर के इस माध्यम में गडकरी साहब इसके पहले भी कई बार आकर हमें मार्गदर्शन दिया है गडकरी साहब ने। मेरे लिए ये और भी गौरव की बात है, सहकारिता क्षेत्र में जब मैं क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन का स्टेट का चेयरमैन था, तब भी साहब का हमेशा मार्गदर्शन मुझे मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज हो, स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज हो, कभी भी हम गए तो खाली हाथ नहीं आए। किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो, हमारा काम उनके यहाँ से होता है। अभी भी सेंट्रल में मिनिस्टर, जब भी मैं उनके पास गया, कई सारे पार्टीज के नेता उनके पास आते, वो ना पार्टी देखते हैं ना उसका ग्रुप देखते हैं, जो काम आया वो काम कैसे हो, ये लगन से उनका होता है। और ऑर्डर्स किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना, काम किस तरह से करवाना, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। गडकरी साहब का मैं स्वागत करते हुए, काफी सारे इश्यूज है, मैं आगे आने वाले समय में हमारे पैनलिस्ट भी बोलेंगे। एक बड़ा इशू मैं कहता हूं, जो आपने अभी 3 लाख करोड़, 3 लाख थोड़ा जी, समय का कम है, थोड़ा आप जल्दी संक्षिप्त में करना है। जो आपने भी बैंक का फाइनेंस का जो अनाउंसमेंट किया 3 लाख करोड़ पैकेज का, आपने अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छी की है, लेकिन जब हम देखते हैं कई बार बैंक लेवल पे उसके इम्प्लीमेंटेशन में कई प्रॉब्लम आते हैं। तो मेरा एक छोटा सजेशन है कि स्टेट लेवल पे इसका एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना चाहिए। जीएम लेवल के ऑफिसर्स वो सारे नेशनलाइज बैंकों के
और शेड्यूल बैंकों के अगर कोई भी समस्या आती है तो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम या 2 दिन में या 3 दिन में वो प्रॉब्लम को क्लियर करा जाए, ऐसा कोऑर्डिनेशन कमिटी आवश्यक लगती है मुझे इसके अंदर। एमएसएमई की जो डेफिनेशन अभी आपने रिवाइज की है, उसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को एंड करके रखा है। तो मुझे ख्याल से वो और होगा तो और ज्यादा हमें इजी रहेगा। वो एंड होने से काफी सारी दिक्कत हमें आ रही है कि दोनों लिमिट क्लब होने से कई तरह के टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है, ऐसा फीडबैक इंडस्ट्री आ रहा है। एमएसएमई के डेफिनेशन में एक एजुकेशन का सेक्शन है 855 ग्रुप में, उसमें स्किल डेवलपमेंट का स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। आज अभी जो माइग्रेशन हो रहा है वर्कर्स का, तो हमें ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना जरूरी होगा लोकल लेबर को तैयार करने के लिए। तो अगर वो डेफिनेशन में स्पेसिफाई हो जाए स्किल डेवलपमेंट का, तो उससे भी हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बाकी और सारे इश्यू है, मैं आगे जब भी समय मिलेगा तब मैं बात करने का प्रयास करूंगा। संतोष जी मंडलेचा से मैं अनुरोध करूंगा कि आज महाराष्ट्र चेंबर की ओर से आप औपचारिक रूप से सर का स्वागत और आपका संक्षिप्त संबोधन शुरुआत करके। संतोष जी मेरे ख्याल से फिर डिस्कनेक्ट हो यस गए। यस, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बोलिए संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर की वजह से तरफ से आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए मंत्री महोदय नितिन जी गडकरी साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस सेमिनार में उपस्थित सभी उद्योजकों का भी तहे दिल से महाराष्ट्र चैम्बर की तरफ से स्वागत करता हूं। वैसे तो नितिन जी ने अभी बहुत सारी बातों में पूरे भारत के उद्यमियों के लिए बहुत सारी घोषणाएं जो हुई है उसके बारे में विस्तृत में जानकारी दी है। सर अभी ललित जी ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, मैं और उस चीज को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं केवल एक दो चीजें जो है हमारे उद्यमियों को जो आज तकलीफ आ रही है उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी 3 लाख करोड़ रुपए एक का एक काम करिए, एक काम करिए, पहले मैं कुछ किए हुए निर्णय आपको ठीक प्रकार से समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप केवल क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मुझे फिर से एक 15-20 मिनट में आज दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, इसलिए करना है। तो एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो माइक्रो का पहले इन्वेस्टमेंट 25 लाख थी, अब 1 करोड़ हुआ है, और जो टर्नओवर था 10 लाख का वो 5 करोड़ हुआ है। तो इसमें दो कैटेगरी थी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अब हमने दोनों कैटेगरी को एक कर दिया है, और मेरे हिसाब से ये एंड के बजाय और ही है। ये दूसरा ऐसा है कि स्मॉल में ये गलती से आया होगा एंड, तो ये मैं इंक्वायरी करके रेक्टिफाई करता हूँ। इन्वेस्टमेंट स्मॉल के लिए 5 करोड़ थी, अब वो 10 करोड़ हो गई, और टर्नओवर 2 करोड़ था वो 50 करोड़ हो गया। जो मीडियम के लिए था वो इन्वेस्टमेंट थी 10 करोड़ और टर्नओवर था 5 करोड़। तो अभी हमने किया है मीडियम के लिए वो इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़। तो इसको बदल रहे हम लोग, हम इसको 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे और 200 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। तो इसमें काफ़ी लोग कवर हो जाएंगे, वो भी ध्यान में आया है। और एक विलेज इंडस्ट्री जो आएगी वो अगर समझो ये मीडियम में आती है इस सब कैटेगरी में, और उसका टर्नओवर समझो 300 करोड़ या 400 करोड़ तक भी जाता है, तो उसको हम लोग उसके बारे में कैटेगरी अलग खोल रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में उद्योग डालेंगे उसके लिए कुछ अलग कर रहे हैं। वो अभी बातचीत मेरी चल रही है, मैं वो भी करूँगा, ताकि हम लोग चाहते कि लोग गांव में इंडस्ट्री डालें। दूसरा जो 3 लाख करोड़ का जो आपने कहा, उसमें ऐसा है कि अभी पहले बैंकों को 20% हमने वर्किंग कैपिटल बढ़ा दिया है विदाउट कोलैटरल, ना कोई फ़ी भरने की आवश्यकता है। तो अब ये इसका केवल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो बीच में महाराष्ट्र के स्टैम्प रजिस्ट्रार वाले ऑफिसेस कुछ बंद थे, तो मेरे पास हमारे नागपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आए थे। मैंने स्टेट बैंक चेयरमैन से बात की और उन्होंने कहा कि कंपाउंडिंग नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार, तो हम ये करेंगे। फिर मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अभी नागपुर में मेरे को फीडबैक कि बैंकों वाले फ़ोन कर रहे हैं और 20% बढ़ा कर दे रहे हैं। आपको अगर कहीं इसमें प्रॉब्लम आता है कि यहाँ नहीं हो रहा है, तो आप 20% की जो अड़चन आती है इसके लिए आपका कहना जो है मुझे दिल्ली में ईमेल करिए। मैं राजगोपाल शर्मा मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी उनके पास भेजिए, ये निश्चित रूप से होगा। इसमें जो फंड ऑफ फंड है
ये हमने 10,000 करोड़ तैयार किया है। तो इसको और ये 45 लाख एमएसएमई को ये अप टू 25 करोड़ टर्नओवर जिनका है और 100 करोड़ एडिशनल तक उनको 20% कोलैटरल एडिशनल फ्री लोन है ये मिलेगा। और ये 3 लाख करोड़ जो है ये 45 लाख एमएसएमई को इसका फ़ायदा होगा। जो सबऑर्डिनेट डेप्ट फंड है 20,000 करोड़, वो सबऑर्डिनेट डेप्ट बैंक्स विल रिस्ट्रक्चर स्ट्रेस्ड और एनपी अकाउंट्स, ये 2 लाख एमएसएमई को फ़ायदा होगा। इसके लिए 20,000 करोड़ दिया है। अगर एग्जिस्टिंग कानून में अगर वो नहीं हो सकता है तो भारत सरकार की ओर से ये फंड का उपयोग करके हम बैंक में देंगे ताकि वो रिस्ट्रक्चर हो जाए। फंड ऑफ फंड जो है ये 10,000 करोड़ है, जिसमें हम लोग एमएसएमई को अभी कह रहे हैं कि उनका रेटिंग करें और जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उन्हीं को कहें कि एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज करके खोलकर इसमें आप अगर इक्विटी खड़ी करेंगे 50 करोड़ की तो हम लोग 15% ऑफ द इक्विटी 7.5 करोड़, तो ये इसके लिए भी इसका उपयोग होगा। और उसके साथ ये इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर ग्रोइंग हाई पोटेंशियल एमएसएमई जो है उसको ये फंड ऑफ फंड 50,000 तक हम करोड़ तक ले जाएंगे। बाद में ग्लोबल टेंडर के लिए अभी हमने मना किया है कि 200 करोड़ के अंदर के सब टेंडर जो है उसमें ग्लोबल कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं आ पाएगी, वो इंडियन एमएसएमई को फ़ायदा होगा। ई मार्केट प्लेस एमएसएमई के लिए उसके लिए हम अलीबाबा और ये जो अमेज़ॉन है ऐसा कोशिश करें, अभी तक वो सब जमा नहीं है, उसके लिए हम लोग काम पे लगे हुए हैं। ये ई मार्केट तैयार करेंगे। और पीएसयू जो गवर्नमेंट के, भारत सरकार के और भारत सरकार के डिपार्टमेंट है, उनको कहा है कि आपके पास जो भी एमएसएमई का पेमेंट है वो तुरंत 45 दिन के अंदर के में। मैंने यही रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और उनके कहा कि सरकारी डिपार्टमेंट और अंडरटेकिंग भी 45 दिन के अंदर पैसा दें। और ये उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में मेजर इंडस्ट्री है और बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे हमारे एनएचआई में वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर के पैसे नहीं देते, तो अभी हमने ये भी तय किया है कि इस बार मेजर इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि आप तुरंत एमएसएमई वालों के पैसे पहले दें। और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके लिए भी हम लोग कोई स्कीम खोल रहे हैं ताकि पेटी कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत पैसे मिल जाएंगे। बाद में ये ईपीएफ में जो सपोर्ट था वो अगस्त तक 220 तक सैलरी मंथ का जो है उसको 2,500 करोड़ बेनिफिट फॉर बिजनेस एंड वर्कर्स टू प्रोवाइड लिक्विडिटी रिलीफ, ये 3.67 यूनिट्स करीब 3 करोड़ 67 लाख यूनिट को नहीं 3,67,000 यूनिट्स को फ़ायदा होगा। 72.2 लाख एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेगा। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रिड्यूस टू 10% फॉर 3 मंथ, जो आप कर रहे थे वो कंट्रीब्यूशन था वो 10% करना है, तो वो 6,759 करोड़ हमने दिए हैं। जो लोग सैलरी मांगते हैं तो सैलरी के बजाय एक प्रकार से ये पैसा अब एमएसएमई को मिलेगा। और टू बेनिफिट 6.5 लाख एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड अंडर ईपीएफओ एंड 4.3 एम्प्लॉयज़ ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन विद एडिशनल फंड्स एट हैंड। इसके अलावा सीएनबीसी अपना एनबीएफसी जो है उनको भी स्ट्रेंथन करने के हमने एक प्लान बनाया है, उनके लिए काफ़ी फंड हम उसमें डाल रहे हैं और काफ़ी इसको ये जो एनबीएफसी जो है वो एमएसएमई को फाइनेंस करती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट पे लेवल पर अब काफ़ी बातें, मेरा इंटरेक्शन काफ़ी लोगों से हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक आपसे सुझाव है कि महाराष्ट्र में भी हम लोग ये जो संकट है, कोरोना की लड़ाई है तो जीतेंगे, पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। जापान के प्रधानमंत्री ने चाइना में जो जापानियों की इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री थी उनके लिए एक पैकेज बढ़ा दिया है। अब वर्ल्ड की इंडस्ट्री बड़े प्रमाण पर मूव होना चाहती है, पर थोड़ा आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मुंबई में, पूना में और नासिक में इसके बजाय ठाणे ज़िले के बैकवर्ड एरिया में, पूना ज़िले के बैकवर्ड तहसीलों में और मराठवाड़ा में, विदर्भ में इंडस्ट्री का डिसेंट्रलाइजेशन हो। जो आता पूना में की भी प्रॉब्लम बढ़ गए इसके कारण, तो अभी थोड़ा सा आपको ये सोचना होगा कि ये विलेज इंडस्ट्री कैसे बने, क्योंकि अभी हमारा 88,000 करोड़ टर्नओवर विलेज इंडस्ट्री का है और मैंने ये तय किया है कि हम 2 साल के अंदर ये 5 लाख करोड़ करेंगे।
अभी हमारा एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 29% है। वो हम लोग निश्चित रूप से जो टारगेट रखा है वो 50% तक 5 साल में ले जाना चाहते हैं, और 48% जो एक्सपोर्ट है वो 60% करना चाहते हैं, और 11 करोड़ जो जॉब क्रिएट किए हैं वो हम लोग 5 करोड़ एडिशनल जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि अब इसमें मिनिस्ट्री के लेवल पर हम लोग और निर्णय कर सकते हैं और बैठे हैं, उसके लिए हमें जो अधिकार है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों से सुझाव, अभी क्लस्टर्स तैयार कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से बहुत से चेंजेस भी कर रहे हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आपको अगर ऐसी कोई दिक्कतें आती है तो आप तुरंत मुझे रिप्रेजेंटेशन भेजिए, और मैं प्राइवेट सेक्रेटरी राजगोपाल शर्मा, और एक मुझे भी कॉपी भेज दी, मैं नागपुर में हूँ अभी, तो निश्चित रूप से हम रिजॉल्व करेंगे। और जैसे लॉकडाउन बंद होगा आप दिल्ली आइए, चर्चा करके जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो निश्चित रूप से करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि पॉजिटिविटी और के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपना मॉरल बढ़ाकर हम सब लोग हिम्मत के साथ कोरोना की भी लड़ाई जीतेंगे, और उसके साथ साथ अभी इकोनॉमिक वॉर भी जीतेंगे। सरकार कोरोना, वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। तो लॉकडाउन में अभी हमको ये सब मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा मेंटेन करना, फिर इंडस्ट्री में, मॉल में, सब जगह पर अब धीरे धीरे हमको कोई डिसिप्लिन सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री के लिए भी, फूड एंड शेल्टर में जो लेबर आएंगे उनके लिए कोरोना का ज़्यादा स्प्रेड ना हो, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमको आगे जाना पड़ेगा। सरकार आपके साथ है, हम सब मदद करेंगे। अड़चन भी आएगी तो मुझे भेजिए। आपके अगर स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे पैनलिस्ट और बाकी, तो मुझे पूछिए, थोड़ा शॉर्ट में पूछिए, क्योंकि 2 बजे मुझे दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अर्जेंट आई है, तो थोड़ा आप मुझे बताइए। मैं संतोष जी से अनुरोध करता हूं कि आप संक्षिप्त में रखिए, फिर अगले पैनलिस्ट को मैं हैंड ओवर करता हूं। सर, अभी आपने जो हमारे को जानकारी दी है, मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें हमारे लोगों को क्लियर हो चुकी है। सिर्फ एक चीज मैं आपके नजर में लाना चाहता हूं सर, कि अभी आपने बताया कि 3.6 लाख यूनिट्स को ये पीएफ का और ईएसआईसी का जो पैसा है वो मिलेगा, और उसमें 72.2 लाख एम्प्लॉय को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे को लगता है सर, हम लोगों के पास जो जानकारी है कि एमएसएमई ने 11 करोड़ लोगों को रोजगार, और गवर्नमेंट ने बताया है कि सब लोगों को सैलरी दी जाए। तो जब सैलरी 11 करोड़ लोगों को दी जाती है, और ये जो पीएफ का पैसा है वो सिर्फ केवल और केवल 72 लाख लोगों को ही दिया जा रहा है, तो ये 6% के आसपास आ रहा है। तो मुझे शायद देखिए, इसके आप लिए एक बार, मैं अभी एक कंफर्म नहीं हूँ, पर एमएसएमई की मर्यादा बढ़ने के बाद जो इसमें कवर नहीं होते वो एमएसएमई में आएंगे, तो शायद उनको ये बेनिफिट हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। बहुत जरूरी है एमएसएमई के लिए, क्योंकि आज की तारीख में एमएसएमई का बहुत बड़ा इशू है। मैं प्रदीप राठौड़ जी से अनुरोध करता हूं कि वो संक्षिप्त में अपने विचार रखें। प्रदीप जी। अरे 1 मिनट ललित जी, और एक हाँ, इम्पोर्टेंट इशू है हाँ, बोलिए बोलिए संतोष जी। सर। दूसरा है कि बहुत सारे जगह पे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि अपना जो बजट है वो कम करने का है, तो बहुत सारी लोगों के ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू ने दी हुई थी, उसको कैंसिलेशंस के मैसेजेस आ रहे हैं। तो उनका माल रेडी है, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से उनको बिफोर मार्च सप्लाई नहीं कर पाए, तो उनकी भी हालत भी बहुत खराब हो रही है, क्योंकि ऑर्डर कैंसिलेशंस हो, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है सर। आप मेरा आपको ये अनुरोध है। ठीक जी, ठीक। प्रदीप तो जुड़े हैं कोल्हापुर से धैर्यशील माने। प्रदीप जी के बाद धैर्यशील जी भी अपने विचार रखेंगे। तो उसके बाद हमारे साथ मनोज मित्तल जी जुड़े हैं डिप्यूटी एमडी सिडबी से। संक्षिप्त में ये तीनों पैनलिस्ट के सब्जेक्ट लेते हैं। आदरणीय मंत्री महोदय जी से मेरा रिक्वेस्ट है। जी प्रदीप जी। नमस्कार सर। नहीं, मेरा एक ही सजेशन था सर, कि जैसे आपका हमेशा रूरल डेवलपमेंट में, और अभी भी आपने जो कहा कि इंडस्ट्री को बाहर जाना चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू इट एंड गिव सम बेटर पैकेज, बिकॉज रूरल में जाना तो बहुत इजी है सर, पर रूरल मैं आपको राठौड़ जी, हम लोग अभी जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में मेजर इंडस्ट्री जाएगी, मीडियम इंडस्ट्री जाएगी या बड़ा कोई उद्योग डालेगा, तो उसके लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं,
और ऐसी पॉलिसी बना रहे कि जगह एनए से होने के बाद फायर फाइटिंग से लेकर सबकी प्रोविज़न करके आपको किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, एक ही जगह सब मिल जाए और आप वहाँ कर पाए। और फिर वहाँ स्मार्ट विलेज के लिए भी आपको क्वार्टर्स बनाना है, गार्डन बनाना है, स्कूल बनाना है, ऐसा ओवरऑल एक पॉलिसी बना रहे हैं और वो काम चालू है। अगर आप मुझे कुछ सजेशंस होंगे तो भेज दो, इसको और एक इलॉबरेट करके एक्सप्लेन करेंगे। धैर्यशील माने जी हमारे युवा सांसद है और काफी एक्टिव है डेवलपमेंट के लिए। मैं धैर्यशील से अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपने प्रस्ताव रखें। धन्यवाद। मैं पहले महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आदरणीय गडकरी साहब को तहे दिल से नमन। सर, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से। कोल्हापुर संसदीय क्षेत्र, हातकणंगले संसदीय क्षेत्र और सांगली ज़िला, मैं पहले तो आपका अभिनंदन करूँगा कि इतना बड़ा पैकेज आपने इस स्थिति में देश को उभारने के लिए दिया है और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा छोटे-छोटे उद्योगों को इस माध्यम से होगा। हमारे यहाँ सर बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम शुरू होने वाला था, लेकिन वो अभी बहुत दिनों से पेंडिंग है। मैं चाहता हूँ कि वो कॉरिडोर का काम अंतिम स्वरूप ले, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग आने में उससे सहायता हो पाए। एक सुझाव और था, हमारा यहाँ आपने जो बोला ग्रामीण विभाग में आप बड़े क्षेत्र के उद्योग आने के लिए एक नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। मैं उसका भी बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि उससे एनहांस होगी इंडस्ट्री और ग्रामीण जीवन को भी एक बदलाव की तरफ जाने के लिए एक संधि आप दे रहे हैं। उसमें कृषि पूरक व्यवसाय अगर हमारे छोटे एमएसएमई फूड पार्क्स कोल्हापुर जैसे, सांगली जैसे जिले में वहाँ हो पाए, तो उसका एक क्लस्टरल हब हमारे जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रत्नागिरी नागपुर रोड का सर बहुत दिनों से काम पेंडिंग है। अगर फास्ट ट्रैक पे हो जाए तो निश्चित रूप से उसका भी बहुत अच्छा फायदा हमारे इन दोनों जिलों और एक इंडस्ट्रियल हब होने के लिए होगा और एक ये होने के लिए एक ट्रक हाईवे के लिए हम लोगों को उसका फायदा निश्चित रूप से होगा। ये कुछ सूचनाएं थी मेरी, आप अगर उस पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से वेस्टर्न महाराष्ट्र का ये जो ग्रामीण इलाका है उसमें बहुत ज्यादा संधियां उपलब्ध हो पाएंगी। मैं मनोज मित्तल जी से अनुरोध करूंगा कि आप सिडबी की ओर से हमारे लिए कुछ सपोर्ट के आश्वासन दे या आपके विचार रखे उस माध्यम से। आदरणीय मंत्री जी के सम्मुख में यह दोहराना चाहूंगा कि जो पैकेज है अभूतपूर्व है और सिडबी का सहयोग इन सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने में पूर्व की भांति पूरे जोर शोर से हमारा सहेगा। हम सरकार के ही अंग हैं और इन सभी योजनाओं को कार्यान्वयन करने के अंदर में हम उसको चालू रखते रहेंगे। दो स्कीम खासतौर से सर के संज्ञान में पर्टिकुलरली सबडेट वाली, मुझे लगता है ये गेम चेंजर होगी, क्योंकि ये आइडल कैपेसिटी एमएसएमई की जो स्ट्रेस्ड एसेट्स में और एनपीएज में पड़ी हुई है उसको पुनः उभार के लेकर आएगी। और मुझे विश्वास है कि इसको न केवल एमएसएमई बल्कि बैंकिंग सेक्टर को भी बहुत फायदा होने वाला है। अगर एनपीएज कम होते हैं, स्ट्रेस कम होते हैं, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम होने वाली है, प्रोविजनिंग कम होने वाली है। तो ये मुझे एक मेरी व्यक्तिगत निगाह में बहुत बहुत अभूतपूर्व बहुत बढ़िया कदम है। सर, एक सजेशन खाली फंड ऑफ फंड के लिए है। फंड ऑफ फंड में अभी जो 10,000 और 50,000 करोड़ का प्राविधान किया गया है इसमें करने के लिए, सर हमारे हिसाब से इसमें एमएसएमई भी रेडी होनी चाहिए इस फंड को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि जब एक बार स्टॉक एक्सचेंज पर जाना है। एक मिनट, बीच में मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया था तो 20 एमएसएमई कैपिटल मार्केट में गई। लिमई जो है ना मुंबई में, ये जो वांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो है उनका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ 20 को मैंने इक्विटी की लॉन्च कर दी थी। उसमें मेरे ध्यान में आया कि कुछ एमएसएमई 300, 400 करोड़ तक का एक्सपोर्ट करती है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये बैंकों के ऊपर डिपेंड होने के बजाय अगर ये कैपिटल मार्केट से आए तो इसमें जो प्रॉब्लम है थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो मर्चेंट बैंकर है इनकी फ़ी बहुत ज़्यादा है स्टॉक एक्सचेंज में जाने के लिए। तो ये सिडबी से अनुमति लेकर हम लोग एक चार्टर अकाउंटेंट का रेटिंग करें और एक 1,000, 1,500, 2,000 एक ग्रेड के चार्टर अकाउंटेंट अच्छे उनको मर्चेंट बैंकर करके काम करने का मौका दें तो खर्चा कम हो जाएगा। और दूसरा, ये जो लिमई साहब है अपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, कभी आप मुंबई में हो तो उन्हीं से बात करिए
और इसी उन्हीं में मेरे को लगता है कि ये एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज करके वो अलग से एक पार्ट करे और ये बॉम्बे स्टॉक देश भर के सभी स्टॉक एक्सचेंज में ये शुरू हो जाए। और ये मुझे लगता है कि इसमें पहले एमएसएमई का रेटिंग करना पड़ेगा। जैसे क्रिसेल टाइप के जैसे लोग हैं उनसे एमएसएमई का रेटिंग करके जिनका रेटिंग अच्छा है उन एमएसएमई को पहले हमको इसमें परमिशन देनी पड़ेगी। और इसके कारण क्या होगा कि इनका यह कंपनी जो है ये जो बैंकों में जाती है तो ये अगर इंडिपेंडेंट हो गई, इनको अगर मार्केट से कैपिटल मिल गया तो फिर नेचुरली उससे जो छोटे छोटे एमएसएमई है उनको फाइनेंस करने के लिए हमें प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये दुहेरी उद्देश्य है कि जो इससे बैंकों के इसमें छोटे छोटे लोग ज़्यादा कवर हो और ये कैपिटल मार्केट में जाए। एक बार वो लग जाएंगे तो वो फिर कैपिटल मार्केट के हिसाब से बढ़ते जाएंगे जैसे बाकी मेजर इंडस्ट्री बढ़ेगी, ऐसा प्लान है। इसको सुधारने की आवश्यकता है आप सिडबी के लेवल पर, क्योंकि आप और भी उसका अध्ययन करके, क्योंकि ये सीबी जो है ये मर्चेंट चैम्बर वाली बात, मर्चेंट बैंकर वाली बात है, तो वो बहुत एक एक से पैसे बहुत ज़्यादा लेते, वो अपने छोटे एमएसएमई को नहीं पुराएगा। तो उसका सब मैकेनिज़्म पर के आप भी थोड़ा एक बार ज़रा इसके बारे में योजना बनाकर मुझे बताइए, तो फिर वह फंड ऑफ फंड हम कैसा करेंगे उसके लिए सोचेंगे। बाकी मतलब हम सरकार का अंग है, जैसे मैंने कहा, हर प्रकार से सहयोग है, साथ में है और बड़ी प्रसन्नता है इस पैकेज पर, बड़ा दूरगामी परिणाम निकलेंगे। थैंक यू मनोज जी। आदरणीय गडकरी साहब को मैं पासिंग रिमार्क में 2-4 मुद्दे जो मुझे मेजर लग रहे, काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। जैसे आपने सजेस्ट किया महाराष्ट्र चैम्बर की ओर से हम डेलीगेशन लेके आपके पास भी आएंगे, आपको ईमेल पे भी सारे सजेशन जो आए हैं वो फॉरवर्ड करें। एक बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लोन रिस्ट्रक्चरिंग को, एमएसएमई के ऊपर के इंडस्ट्री को भी, उसमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट हमें लगेगा। दूसरा, हमारे इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा ग्रीवेंसेस आ रहे हैं पावर रेट के लिए, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग पावर रेट है। आप काफी सारे रिफॉर्म्स। ललित जी, पावर रेट का संबंध मेरे साथ नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। नहीं, सपोर्ट ठीक है, पर आप यहाँ से पवार साहब को, अजित पवार को, उद्धव जी को मिलो। इसमें क्या है, मिनिमम जो बिल था वो भेजा है, तो मिनिमम बिल भेजना के जब पावर नहीं, पर आप एक बात याद रखना कि ये जो डिस्कॉम है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ये कंपनी है, इनकी हालत भी बहुत ख़राब है। तो अब कैसा है कि इसके लिए एक स्कीम हमने बीच में लाई थी कि अपने फैक्ट्री में ही सोलर पैनल लगा लें और उतना पावर का बिल कम कर लें। तो वो भी हमको KFW का लोन हम ले रहे थे। अब देखेंगे, मैं अभी इसके बाद कोशिश करूँगा कि आपके हर फैक्ट्री के शेड पर अगर सोलर लग जाए तो उतना यूनिट आप डिपॉजिट करेंगे तो उतना कम होगा। तो अब वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है, वहाँ फॉलोअप करना पड़ेगा। आप स्टेट गवर्नमेंट से इशू क्या है वो अलग करिए, एमएसएमई से क्या है वो अलग करिए, फिर फाइनेंस, बैंक, रिजर्व बैंक क्या है, अलग अलग प्रकार के देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टेट गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा आप मुंबई में कोशिश करिए, मुझे कॉपी दे के रखिए, मैं कोशिश करूँगा। आपने रूरल में इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा सुझाव हमें दिया है। जैसे मैं कोल्हापुर से आता हूं, तो हमारे लिए हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री हो या और भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री हमारे यहाँ आ सकती है। हम जरूर आपका सहयोग आप एक काम करिए कि एक मैं आपको सुझाऊंगा, कोल्हापुर में शुगर फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग 500 कम से कम डिस्टिलरी खोलने का विचार कर रहे हैं, और ये जो डिस्टिलरी खोलेंगे इसमें कौन से, यानी अभी हमारे देश में 3 साल तक चलेगा इतना चावल और गेहूँ स्टॉक में गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं है। हाँ, ये जो राइस, ये कॉर्न है ना, कॉर्न को भी लगाने के बारे में सोचिए। दूसरा ऐसा है कि अभी हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लम ये है कि शुगर सरप्लस प्रोडक्शन हुआ है, और हमारे देश में शुगर 2 साल की, गेहूँ चावल 3 साल के, रखने के लिए जगह नहीं। और हम एडिबल ऑयल जो है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं 90,000 करोड़ का।
तो अभी ये रब्बी पीक करके सूर्यफूल भी वहाँ आ सकता है क्या, और सोयाबीन का पर एकड़ प्रोडक्शन कैसे बढ़े। भुईमुग हम लोग उनाड़ी भुईमुग लगाते हैं, जवस है, तिल है, तो तेल बिया के तरफ भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। केवल गन्ना ही लगाएंगे तो अब गन्ने मिल भी मरेगी, गन्ने वाले भी मरेंगे और सरकार भी मरेगी। तो थोड़ा सा आप ये संकट समझते हुए गन्ने को कम करना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये मुश्किल हो जाएगी बोला। और जो गन्ना होगा वो सब इथेनॉल में कन्वर्ट करो, शुगर नहीं, तो बचेंगे, नहीं तो फिर आप मुश्किल जाएगी। तो मुझे बताना नहीं, मैं बता रहा हूँ ये डेंजर जोन के बाहर हो गया वो। जी को मैं हैंड ओवर करने के पहले एक दो मुद्दे हैं। जो मुद्रा लोन जो हमारे जो छोटे एमएसएमई के लिए बहुत यूजफुल होता है, उसकी अगर हम लिमिट 25 लाख कर सके मुद्रा स्कीम की, तो वो हमारे जो माइक्रो एमएसएमई के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, मेरा छोटा सा सजेशन है। और आपने जो कहा कि एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है, तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जैसे आप कुछ अलग अलग अभी रूरल इंडस्ट्री के लिए पैकेज बना रहे हैं। अभी ऐसा है कि हम किताब तैयार कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में क्या एक्सपोर्ट हुआ और क्या इंपोर्ट हुआ, और वो आपके जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को देंगे। और जो इंपोर्ट हो रहा है उसका ऑप्शन आप ढूंढिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और फॉरेन कैपिटल अपने इंडस्ट्री में लाने की इस समय कोशिश करिए। और इस समय हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में अभी जैसे ये राठौड़ साहब को पूछिए, ये जो इथेनॉल अपना ये जो सैनिटाइज़र का है ना, बॉटल बनती प्लास्टिक की, उसका पंप चाइना से आता है, पूरा उसका शॉर्टेज है। अब ये अगरबत्ती आ रही थी, आइसक्रीम खाने के चमचे आ रहे थे, तो अभी हमने वो चमचे जो है, मैंने कहा हिंदुस्तान में चमचों की भी थोड़ी कमी है, तो कहा कि अब सबको ड्यूटी लगा दी चाइना के ऊपर मटेरियल पर। अभी हमारे यहाँ पीपी किट, हमारे यहाँ नागपुर में एक हमारे क्लस्टर में, टेक्सटाइल क्लस्टर में, वो जो पीटर इंग्लैंड का शर्ट बनाते हैं नागपुर में, तो उनको दिया। भी उन्होंने इतने पीपी किट बनाई है कि अभी कुछ दिन पहले हमने 1.5 करोड़ फॉरेन से लाया, पूरे हमारे देश में पीपी किट हो गई। शुगर फैक्ट्री ने सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया, इतना सैनिटाइज़र बना कि 1200 रुपये लीटर का भाव 160 रुपये लीटर आया। तो मुझे लगता है ये जो इनोवेशंस है, ये करके हम इंपोर्ट को कम करें, इसमें आप भी इंटरेस्ट लो और ये जानकारी निकालो कि इंपोर्ट किसका हो रहा है, हम कैसे कम कर सकते हैं। पूछ रहे सर, मेरा 2 ही सुझाव है। एक तो जो अभी आरबीआई ने रेट्स कम करने के बाद बैंकों ने अभी तक रेट्स कम नहीं किए, तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी जो 3 लाख करोड़ का जो हमारा गवर्नमेंट गारंटी देने वाला है, तो उसके बहुत स्पष्ट और सिंपल से नोटिफिकेशन निकले, अदरवाइज ये इफ एंड बट में बैंकर्स जो है उस चीज को बहुत दिक्कत देते हैं। ये बहुत ध्यान अड़चन देना आएगी तो अब मेरे पास आई है। हाँ जरूर अड़चन सर, आप आएगी तो बढ़ाइए, मेरे पास है। और मैं प्रॉब्लम थोड़ा है। भी दूसरे डेलीगेशन लेके आएंगे ये सारे इश्यूज, तो उसके पहले हम मेल से भी आपके पास फॉरवर्ड करेंगे। मैं सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय गडकरी साहब, आपका आशीर्वाद और आपकी भक्कम साथ हमारे साथ ऐसी बनी रहे। एक पहला शख्सियत हमने ऐसा देखा, लोग एंजियोग्राफी करते तो 8 दिन आराम करते, ये एंजियोप्लास्टी करने के बाद दूसरे दिन से काम पे आए। अगर ऐसा लीडरशिप हमारे पास है तो मुझे लगता है हमारे भारत को विकास के पथ पर आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। जिसके साथ रोडकरी और गडकरी साथ में हो, उस देश को रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं है। मैं हमारे उपाध्यक्ष संदीप भंडारी से अनुरोध करूंगा कि वो एक ही 30 सेकंड में आज के इस सत्र का आभार प्रदर्शन करके समापन करें। हाँ ठीक। अरे संदीप आज के सभी पैनलिस्ट का और देश भर से जुड़े हुए सभी व्यापारियों का मैं यहाँ पे आज आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने अपना समय दिया। आदरणीय मंत्री जी का भी उद्बोधन हमें काफी प्रेरणादायी रहा, काफी नई जानकारी आज हमें मिली। और जरूर जैसे कि ललित जी ने बताया है कि लॉकडाउन के बाद